Hello students, here our next lecture of class 9th subject science portion biology and chapter is why do we fall ill, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो ये चैप्टर हमने पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन सबके ही माइंड में रहता है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में। मीन्स की रीज़न शायद थोड़ा बहुत, जैसे हमें पता है कि हमने आज बाहर का खा लिया था, शायद उस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। हम बारिश में भीग गए थे, शायद उस वजह से कफ कोल्ड हो गया। थोड़ा बहुत आइडिया सभी लगाते हैं ना, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है या हमारी बॉडी में क्या होता है जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं, तो वो हमने पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी वजह से हमें डिजीज़ होती है, कौन कौन सी ऐसी अदर चीज़ें होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा भी ऐसा क्या होता है जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें डिजीज़ हो जाती है, हम कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विथ एक्टिविटी 13.1 आपको दी गई है। इसमें आपसे कहा जा रहा है वी हैव ऑल हर्ड ऑफ द अर्थक्वेक इन लतर, भुज, कश्मीर एक्सेट्रा। तो हम सभी ने सुना है कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आते ही रहते हैं। कभी हम कश्मीर की बात सुनते हैं, कभी हम लतर में सुनते हैं, कभी हम भुज में सुनते हैं। तो अलग अलग, जरूरी नहीं कि इन तीनों ही जगहों में हमने अर्थक्वेक के बारे में सुना है। बहुत अदर दूसरी जगह भी होती हैं या बहुत टाइम टू टाइम ये अर्थक्वेक आता ही रहता है अलग अलग जगह, लेकिन कहीं कहीं पे इन इलाकों में इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। ठीक है, और द साइक्लोन्स चक्रवात भी आते हैं दैट अटैक द कोस्टल रीजन्स। थिंक ऑफ एज मैनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल इन विच पीपल्स हेल्थ वुड बी अफेक्टेड बाय सच अ डिजास्टर इफ इट टुक प्लेस इन आर नेबरहुड। ठीक है, तो अर्थक्वेक के बारे में हमने सुना है, साइक्लोन के बारे में सुना है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि इनकी वजह से हमारी हेल्थ मीन्स कि जिस जगह पे ये प्रॉब्लम हो रही है, जिस जगह पे ये डिजास्टर हो रहा है, वहाँ पर रहने वाले लोगों की हेल्थ में भी इफेक्ट पड़ रहा होगा, हेल्थ भी अफेक्ट हो रही होगी उस डिजास्टर की वजह से। सोचिए अगर ये हमारे ही आसपास कहीं हुआ होता तो क्या क्या हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता, ये हमने देखना है। ठीक है, तो ये हमसे कहा गया है। तो इसमें नेक्स्ट आपको कहा गया है कि हाउ मैनी ऑफ दीज वेज वी कैन थिंक ऑफ आर इवेंट्स दैट वुड अकर व्हेन द डिजास्टर इज एक्चुअली हैपनिंग। ठीक है, तो इस जो ये डिजास्टर एक्चुअल में जो ये डिजास्टर घटा है हमारे टाइम, इस टाइम पे जो डिजास्टर हुआ है या हमारे आसपास जो डिजास्टर हुआ है, जो ये घटना हुई है, भले अर्थक्वेक की हम बात करें, भले हम इसमें बात करें किसकी, साइक्लोन्स की बात करें, लैंडस्लाइड की बात करें, कुछ भी, तो इसमें हमने पढ़ना है, हमने इसमें जानना है, हमें एक्टिविटी करनी है कि इस डिजास्टर, जिस समय ये डिजास्टर हुआ, जिस टाइम पे ये डिजास्टर हुआ, उस टाइम पे हमारी हेल्थ पे, हम पे क्या उसका इफेक्ट पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट तो ये बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम ऑफ दीज हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स वुड हैपन लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल डिजास्टर बट वुड स्टिल बी बिकॉज ऑफ डिजास्टर। तो डिजास्टर हो जाने के बाद कितने टाइम तक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा होते रहेगी, मतलब कि एक्चुअल डिजास्टर हुआ है और कितने टाइम कितनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी और कितने टाइम तक ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी और किस वजह से, इसी डिजास्टर की वजह से। ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिजास्टर की ही वजह से कितनी, अभी हम सिर्फ डिजास्टर की बात करें। नाउ वाई वुड वन इफेक्ट ऑन हेल्थ फॉल इन। अब देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ दीज हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स वुड हैपन लॉन्ग पर आफ्टर द एक्चुअल डिजास्टर एंड हाउ मेनी ऑफ दीज वेज वी कैन थिंक ऑफ आर इवेंट दैट वुड अकर व्हेन द डिजास्टर इज एक्चुअली हैपनिंग। अच्छा मुझे बताइए, अगर हमारे आसपास ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले हम मेंटली अफेक्टेड होते या नहीं होते, हमारे दिमाग में एक डर बैठ जाता। ऑफकोर्स सी बात है, अगर इतना बड़ा डिजास्टर, अगर बहुत बड़ा अर्थक्वेक, बहुत बड़ा अगर साइक्लोन आएगा तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, मतलब कि हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, हम रेस्टलेस फील करेंगे। दूसरी जो प्रॉब्लम होगी फिर होगी हेल्थ, उसके बाद जो प्रॉब्लम होंगी वो होंगी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम मीन्स कि कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं लैंडस्लाइड हो जाएगा, ऊपर से नीचे सब चीज़ें गिर रही है, घर टूट जाएंगे, बहुत सारे लोगों के खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो फिजिकल एज वेल एज मेंटल दोनों ही, पहले मेंटली प्रॉब्लम होगी, उसके बाद फिजिकल प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी। तो वही यहाँ पे बोला गया है, वाई वुड वन
effect on health fall into the first group and why would another fall into the second group। तो पहली सिचुएशन में यानी कि डिजास्टर के जो टाइम है उसमें हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरी सिचुएशन डिजास्टर के बाद हेल्थ रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम आएंगी। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप यही है कि पहला डिजास्टर जब हो रहा है और सेकंड वन दूसरा जो है वो डिजास्टर के होने के बाद कितना इफेक्ट पड़ता है उसकी हमने बात करनी। तो पहले जब डिजास्टर हो रहा है तो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम फेस करेंगे, या कोई भी जहाँ पे ये डिजास्टर होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसके बाद फिजिकली वो क्या करते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि अगर पानी इकट्ठा हो गया या जगह लोगों की डेथ हो गई और एनिमल्स की डेथ हो गई तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे। वहाँ पे रहने वाले जो उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे क्या हो जाएगी, उनको डिजीज़ हो जाएगी, क्योंकि गंदगी अगर फैल जाएगी तो फिर वो इफेक्ट तो उन्होंने करना ही है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो उन्होंने क्रिएट करनी है ना। तो अब इस एक्सरसाइज से हमें कहा क्या जा रहा है, व्हेन वी डू दिस एक्सरसाइज वी रियलाइज दैट हेल्थ एंड डिजीज इन ह्यूमन कम्युनिटीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज। तो जब हम ये एक्सरसाइज कर रहेंगे या जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे या जब हम ये पढ़ भी रहे हैं ना, तो अभी हमें पता चला कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब कि ह्यूमन कम्युनिटी में हमारी जो मानव जो सोसाइटी है या हमारी जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जो कम्युनिटी है हमारी, यहाँ पे हेल्थ और डिजीज़, हेल्थ, अब देखिए हेल्थ अलग चीज़ होती है और डिजीज़ अलग चीज़ होती है, ठीक है। हेल्थ और डिजीज़ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू उभर के आया, एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, हमें ये पता चला विथ मैनी इंटरकनेक्टेड कॉजेज। एक दूसरे इंटरकनेक्टेड मीन्स जुड़ा रहना, मीन्स कि हेल्थ का मतलब या डिजीज़ का मतलब यही नहीं है कि हमारी बॉडी में कुछ हुआ, हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है तो हम बीमार हो गए, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, नहीं। इवन हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, यानी कि कुछ डिजास्टर, कुछ क्या सभी के सभी डिजास्टर, हमारे आसपास कैसी हमें हवा मिल रही है, कैसा पानी हमें मिल रहा है, कैसा जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन आ गया, तो ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, ह्यूमन कम्युनिटी से इंटरकनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई हैं, इनका भी इफेक्ट ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमंस पे या एनिमल्स पे पड़ता है, ठीक है। तो okay, we also realize that the idea of what health and disease mean are themselves very complicated। हमें ये भी रियलाइज हुआ कि जो आइडिया है मतलब कि हेल्थ और डिजीज की जब हम बात करते हैं वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मीन्स कि हेल्थ अलग चीज है, डिजीज अलग चीज है। हेल्थ को आप डिजीज से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। डिजीज, हेल्थ क्या होती है ना, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग। हेल्दी या हेल्दी पर्सन आप उसे बोलेंगे, एक ऐसा इंसान, अकॉर्डिंग टू WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है जहाँ से सारी रिपोर्ट आती है हेल्थ से रिलेटेड वर्ड की, तो उन्होंने एक डेफिनेशन तैयार की है। उन्होंने बताया कि आप हेल्दी किसे कहेंगे या आप हेल्थ किसे कहेंगे, ये हमारा आगे आएगा वैसे। तो आप हेल्दी पर्सन किसे कहेंगे या हेल्थ किसे कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा इंसान जो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों ही वेज में खुश है, तीनों ही वेज में ठीक है, ना ही उसे हेल्थ रिलेटेड ना ही उसे फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, मीन्स की बॉडी से रिलेटेड फिजिकली भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा खुश है या मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा शांत है, और सोशल भी है, सोशली भी वो बहुत ठीक है, सोशल सबसे इंटरेक्ट करता है अच्छे से, मीन्स कि उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसे आप हेल्दी बोलेंगे, ठीक है। तो हेल्थ होना ये होता है। जबकि अगर आप डिजीज की बात करेंगे ना, डिजीज क्या होता है, विदाउट कंफर्ट। डिजीज का मीन में जो डिस होता है, DIS जो हमारा है, इसका मीन होता है विदाउट, और ईज का मीन्स होता है कंफर्ट, बिना कंफर्ट के। जब हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, जब हमारी बॉडी कंफर्टेबल नहीं फील करती, हमारी बॉडी में कोई डिसऑर्डर आ जाता है, हमारी बॉडी के किसी पार्ट में डिसऑर्डर आ जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डिजीज बोल देते हैं, ठीक है। तो हेल्थ अलग है और डिजीज अलग है। तो ये पता चला हमें कि ये दो टर्म भी कॉम्प्लिकेटेड हैं। व्हेन वी आस्क व्हाट कॉजेज डिजीज एंड हाउ वी प्रिवेंट देम, वी हैव टू बिगिन बाय आस्किंग व्हाट दीज नोशंस मीन्स। तो जब हम बोल रहे हैं कि डिजीज किस वजह से हो रही है, कैसे हम उन बीमारियों, डिजीज मीन्स बीमारी है ना, तो कैसे हम उन बीमारियों को से बच सकते हैं या उन बीमारियों को खुद को होने से रोक सकते हैं, तो इससे पहले कि हम ये जाने, हमें पहले पता होना चाहिए फिर इन नोशंस मीन्स कि इन टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, हेल्थ क्या है और डिजीज क्या है। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ गया आपको। अभी कंप्लीटली अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हेल्थ क्या है। तो हेल्थ होता है क्या, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग।
तो उसके बाद वी हैव सीन दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। अब देखिए हम पढ़ते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, जब से आपने साइंस पढ़नी स्टार्ट करी होगी तब से एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा, सेल, सेल एंड टिश्यू। ठीक है, ये दो वर्ड्स हमारे साइंस के साथ चलते ही रहते हैं, जब तक साइंस है तब तक ये दो वर्ड्स चलते रहेंगे। तो अब हमने देखा है और हमने कहीं कहीं थोड़ा, अभी हमारा तो सेल वाला चैप्टर भी था, तो हमने पढ़ा कि जो सेल्स हैं वो बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग बीइंग्स के, जो बेसिक यूनिट है। अगर उसे सर्वाइव करना है, अगर उसे जिंदा रहना है, अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी रखनी है, तो इसका मीन कि सेल जो है उसको, उसकी बॉडी के जो सेल हैं उनका प्रॉपर फंक्शनिंग होना जरूरी है। मीन्स कि सेल्स क्या हैं, अगर सेल्स ठीक नहीं है तो हो सकता है कि धीरे 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 उसके ऑर्गन डैमेज हो जाए, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। इसीलिए सेल्स को क्या कहा जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। यहीं से सारी चीज़ें बननी शुरू होती हैं, यही वो सेल हैं जो सारे ऑर्गन्स को बनाते हैं, यही वो सेल्स हैं जो सारे फंक्शंस को करने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए इन्हें बेसिक यूनिट कहा गया है लिविंग बींग्स का। सेल आर मेड ऑफ अ वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज। तो सेल्स अलग अलग टाइप के केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बने रहते हैं, एंड दीज केमिकल सब्सटेंसेज आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड एंड सो ऑन। तो इसके अलावा भी अदर केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जिनसे सेल मिलके बने हुए रहते हैं। तो जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, लिपिड है, इनसे हमारी बॉडी के सेल्स मिलके बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो अब बोल रहा है ऑल दो द पिक्चर्स लुक क्वाइट स्टैटिक। अब हमें लग रहा है कि मतलब ये बिल्कुल एक स्टैटिक मीन्स स्टेबल हम कह सकते हैं, स्थिर। ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ ठीक है सेल्स हैं, सेल नॉर्मल से काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट, लिपिड है, ये अपना काम कर रहे हैं, बट ये लग तो रहा है कि नॉर्मल सा हो रहा है, चलो ठीक है चल रहा है, हो रहा होगा, इसी टाइप का लग रहा है। बट इन रियलिटी द लिविंग सेल इज अ डायनेमिक प्लेस। जो लिविंग सेल होते हैं ना, डायनेमिक मीन्स होता है मूवेबल, गतिशील, जबकि जो ये लिविंग सेल्स होती हैं ये हमेशा मूवेबल होती है। कुछ ना कुछ हमारी बॉडी का, अभी आप जैसे मुझे सुन रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हैं, उसके बावजूद भी हमारी बॉडी का हर एक सेल, हर एक लिविंग सेल कुछ ना कुछ फंक्शन वो कर रहा है। बहुत सारी सेल्स ऐसी होंगी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, बहुत सारी सेल्स ऐसी होंगी अगर वो मूव नहीं कर रही हैं तो उनमें वहीं पे बहुत कुछ हो रहा होगा, फंक्शन हो रहा होगा, बहुत सारी सेल्स की डेथ हो रही होगी, बहुत सारी नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो एक स्टेबल आप नहीं कह सकते, लिविंग सेल्स को हम स्टेबल तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये डायनेमिक होती है अपनी हर बार। इवन जब आप नींद में होते हो, आप रेस्ट कर रहे होते हो, तभी भी हमारी सारी की सारी सेल्स, हमारी जो लिविंग सेल्स हैं वो कुछ ना कुछ फंक्शन कर रही होती है। ठीक है, समथिंग, देखिए इन रियलिटी द लिविंग सेल इज अ डायनेमिक प्लेस, समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग। कुछ ना कुछ यहाँ पे को हो ही रहा होता है ना। सेल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सेल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जाते हैं। इवन इन सेल्स दैट डू नॉट मूव, इवन वो सेल जो मूव नहीं कर रही है तो उनमें क्या हो रहा होता है, देखिए देयर इज रिपेयरिंग गोइंग ऑन। वहाँ पे कुछ ना कुछ रिपेयरिंग हो रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है सेल में तो वहाँ पे रिपेयरिंग हो रही होगी। अगर कोई सेल पुराना हो गया तो उसे फिर उसकी जगह नया सेल बनाने की प्रोसेस हो रही होगी, लेकिन स्टॉप कभी नहीं होगा, स्टेबल या स्टैटिक वो कभी नहीं होगा। ठीक है, न्यू सेल्स आर बीइंग मेड, नई सेल्स बनाई जाती हैं। इन आर ऑर्गन्स और टिश्यूज देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो हमारे जो सेल्स हैं, हमारी जो टिश्यू है, उनमें बहुत टाइप की जो स्पेशलाइज्ड काम हो रहा होता है, स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, द हार्ट इज बीटिंग, हमारा हार्ट हर टाइम बीट करता है। इवन जब आप नींद में हैं, जब आप सोए हुए हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम सोचते हैं तब हार्ट बीट होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। मीन्स कि आप नहीं भी चाहें, जैसे कुछ प्रोसेसेस ऐसी हैं हमारी, जैसे सांस लेना हम कभी नहीं भूलते हैं, और आइज ब्लिंक करना हम कभी नहीं भूलते हैं, हार्ट बीट करना हम कभी नहीं भूलते हैं, और किडनी में फिल्ट्रेशन हो रहा है वो हम नहीं भूलते हैं, या हमारी बॉडी नहीं भूलती है ना। तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जहाँ पे एक तो हमारा कंट्रोल नहीं है, हम चाह के भी हार्ट बीट को नहीं रोक सकते, हम चाह के भी अपनी सांसों को नहीं रोक सकते, हम चाह के भी बहुत देर तक आंखों को ब्लिंक करने से नहीं रोक सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी बॉडी में जहाँ पे इन सेल्स और टिश्यूज़ की वजह से कंटिन्यूसली एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, कंटिन्यूसली ये फंक्शंस करते हैं।
तो यही आपको बताया गया है कि द हार्ट इज बीटिंग, और ये क्यों होता है, क्योंकि स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ठीक है। हार्ट बीट कर रहा है। द लंग्स आर ब्रीथिंग, लंग्स हेल्प कर रहे हैं सांस लेने में, सांस छोड़ने में। द किडनी इज फिल्टरिंग यूरिन, तो किडनी क्या कर रही है, यूरिन को, यानी कि जो भी वाटर है, जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में, उनको साइड कर रही है, और जो भी यूजेबल है उसे यूज़ करिए, यानी कि फिल्टर का काम करिए। जैसे आपने फिल्टर देखा होगा, पानी डाल दो उसमें, वो क्या करता है, पानी जो साफ पानी है उसे नीचे वाले कंटेनर में या नीचे वाले बॉक्स में भेज देगा, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर रख लेगा। तो कुछ इसी तरीके से इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालने का काम किसका होता है, हमारी किडनी का। ये क्या करती है, फिल्टर करती है, और यूरिन जो वेस्ट है वो बनाती है। ओके, तो द ब्रेन इज थिंकिंग, तो ब्रेन सोच रहा है, मतलब कि जब हमारा हार्ट प्रॉपरली बीट कर रहा है, हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी किडनी नॉर्मली फिल्टर कर रही है, और ब्रेन, हम आसानी से, मतलब ये सारी चीज़ें प्रॉपरली हो रही हैं, तो हम आसानी से किसी चीज़ को सोच पा रहे हैं, है ना। जैसे आप पढ़ाई के बारे में सोच पा रहे हैं, मैं आपको जो बता रही हूँ आप उसे क्लियरली सुन पा रहे हैं। तो देखिए, ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड। अब ये सारी की सारी एक्टिविटीज ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी, जैसे हार्ट का बीट होना, और सांस लेना, किडनी का फिल्टर करना, ब्रेन का सोचना, हमारा चलना, इतना ही नहीं, सारी की सारी हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, मैं बोल रही हूँ तो मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ तो कैसे बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं तभी तो मैं बोल पा रही हूँ ना। तो यानी कि मेरा माइंड काम कर रहा है जब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आपके पास उतना, जो मैं आपसे बोल रही हूँ वो सोचने की कैपेबिलिटी है, तो आप सुनने के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, आप सोच भी रहे हो, अच्छा हाँ ये भी हो सकता है ना। अब जैसे मैंने कहा कि सारी की सारी इंटरकनेक्टेड है, तो आपने जल्दी से सोच लिया होगा कि कैसे कैसे जुड़े हुए हैं, जबकि हार्ट अलग जगह है, किडनी अलग जगह है, ब्रेन हमारा अलग जगह, तो फिर ये कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, आया ना आपके दिमाग में। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक साथ काम हो रही हैं, काम कर रही हैं, ब्रेन भी, आइज भी, एयर्स भी, किडनी भी, हार्ट भी, तो एक साथ ये हो रहा है। और जैसे ही आप डर जाते हो ना, जैसे अचानक से आपके सामने अगर शेर आ जाए, अचानक से आपके सामने सांप आ जाए, तो देखा तो आपकी आंखों ने, आंखों को डरना चाहिए ना, नहीं, लेकिन क्या होता है, आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है ना, और आपके माइंड में अलग अलग से या तो कुछ आएगा ही नहीं, या फिर बहुत सारे आइडियाज़, मैं क्या करूँ, भागूँ, चिल्लाऊँ, या क्या करूँ, किसी को बुलाऊँ, ये आता है ना। तो कर रहा है या नहीं कर रहा है, सबका सारी के सारी, और भाग रहे हो तो पूरी बॉडी काम कर रही है, तो है या नहीं है इंटरकनेक्टेड, सब जुड़ा हुआ है ना एक दूसरे से। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है कि ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी हमारी बॉडी का हर एक पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो चलिए एक और यहाँ पे समझते हैं किस तरीके से आपको बताया गया है। All these activities are interconnected. For example, if the kidneys are not filtering unit. अच्छा, चलिए अब हमारे आसपास के एग्जाम्पल को छोड़ के हमारी बॉडी के अंदर के एग्जाम्पल को देखते हैं। सपोज अगर किसी की बॉडी में जो किडनीज हैं वो किडनी फिल्टर अच्छे से नहीं कर पा रही है, किडनी यूरिन को फिल्टर नहीं कर पा रही है, यानी कि किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है और वो यूरिन फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो यानी कि पॉइजनस सब्सटेंस विल एक्यूमुलेट। तो पॉइजन, एक्यूमुलेट मीन्स जमा होना, तो इसका मतलब कि जो पॉइजनस सब्सटेंस होंगे, जो हार्मफुल सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए, वो अब क्या हो रहे हैं, धीरे 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 वो जमा होना स्टार्ट हो जा रहे हैं या वो बन रहे हैं। अंडर सच कंडीशन, अब ये कंडीशन हुई तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हमें होगी ना, हम फेस करेंगे। और साथ ही साथ अब ये हो रहा है तो ब्रेन भी तो नोटिस कर रहा है ना, इंस्ट्रक्शन कहाँ से जाएंगे, हमारे ब्रेन से ही तो जा रहे हैं कि हम हमारी बॉडी के पार्ट्स को ये करना है। तो अब ब्रेन देख रहा है कि भाई किडनी काम नहीं कर पा रही है, तो क्या हो जाएगा, द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली, वो सोच ही नहीं पाएगा। और सोच इसलिए नहीं पाएगा ना क्योंकि अगर पॉइजनस सब्सटेंस बॉडी में जमा होंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी ना। हो सकता है बैक पेन हो जाए, हो सकता है स्टमक पेन हो जाए, हो सकता है हेडेक हो जाए, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो उस वजह से हमारा ध्यान, हम कोई चीज़ प्रॉपरली सोच ही नहीं पाएंगे, राइट। एंड फॉर ऑल दिस अंडर सच कंडीशन द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली। तो ब्रेन, अगर देखिए किडनी जो कि हमारे लोअर एब्डोमेन वाले पार्ट में प्रेजेंट रहता है, ब्रेन हमारे हेड वाले रीजन में प्रेजेंट है, तो इवन इतनी दूर होने के बावजूद भी अगर किडनी अगर फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है तो ब्रेन भी उससे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो फॉर all these interconnected activities energy and raw material are needed from outside the body। अगर इनका इंटरकनेक्शन हम प्रॉपर चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में बिल्कुल इंटरकनेक्शन रहे, इनका बहुत प्रॉपरली ये काम हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए, हमें हेल्दी फूड चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, ताकि हमें एनर्जी भी मिले, साथ ही साथ हमारी बॉडी के जो सारे पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएँ, है ना।
अब ये किसके साथ जाता है, खाने के साथ जाएगा, है ना। इन अदर वर्ड, फूड इज नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शन। तो खाना, अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो खाना ही एक हम कह सकते हैं कि जो भी फूड हम खा रहे हैं वो क्या है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जिससे सेल, अगर आप चाहते हैं कि आपके सेल और टिश्यू प्रॉपर फंक्शन करें, आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में हर एक ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन करे, जो उसका काम है वो पूरा करे या बहुत अच्छे से करे, हमें कोई डिजीज़ ना हो, तो उसके लिए एक अल्टीमेट सोर्स है हमारा फूड। और फूड फिर कैसा खा रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि हाँ एनर्जी, मैम ने कहा है कि एनर्जी मिलती है खाना खाने से, हमें खाना खाना है, नेसेसरी है सेल और ऑर्गन के काम करने के लिए, तो कुछ भी खा लो, चिप्स पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, नमकीन पकड़ ली, बिस्किट, ऐसा नहीं। हमें हेल्दी फूड खाना है, ठीक है। जितना हेल्दी फूड आप खाएंगे उतने प्रॉपरली आपके सेल्स काम करेंगे, उतने ही प्रॉपरली आपके टिश्यूज काम करेंगे। सेल्स और टिश्यूज अगर प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो आपके जो ऑर्गन्स हैं वो कभी भी खराब नहीं हो सकते हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर काम करेंगे, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस आप नहीं खा रहे हो, या बहुत ज़्यादा ऐसे सब्सटेंसेज या ऐसी चीज़ें आप नहीं खा रहे हो जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करे फिल्ट्रेशन के लिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग दैट प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड टिश्यू विल लीड टू अ लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। अब प्रॉपर एक्टिविटीज बॉडी की क्यों नहीं हो पाती हैं, वो इसलिए क्योंकि कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसी चीज़ हमारी सेल और टिश्यू में पहुंच जाता है जो कि जिसकी वजह से सेल और टिश्यू प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो जाता है, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रोक रही है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, सेल और टिश्यू की प्रॉपर फंक्शनिंग को कोई भी चीज़ अगर रोक रही है तो उससे क्या हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉपर एक्टिविटी बॉडी की नहीं हो पाती है, बॉडी के जो सेल्स हैं प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। इट is in this context that we will now look at the notions of health and disease। तो चलिए इतना पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं हेल्थ और डिजीज़ की तरफ, कि हेल्थ क्या है और डिजीज़ क्या है, ठीक है। तो आपका स्टार्ट हो रहा है हेल्थ एंड इट्स फेलियर। हेल्थ क्या है और उसके फेलियर क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। तो सिग्निफिकेंस, फ़ायदे पढ़ने से पहले भी हमें पहले जानना चाहिए ना हेल्थ क्या होता है। तो हेल्थ के बारे में हमने थोड़ा सा जाना कि कैसे डिस्क्राइब किया गया है हेल्थ को, एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मीन्स कि कोई भी, मतलब कि बीइंग हेल्दी, हेल्दी होने का मतलब ये है कि बीइंग हेल्दी मीन्स दैट यू फील गुड physically, you have a positive outlook and are able to cope with the social and mental pressure without any great difficulty। मीन्स कि अगर आपको लगता है कि मैं हेल्दी हूँ, अगर आप कह रहे हैं, देखिए हेल्दी होने का मीनिंग ये नहीं है कि आप, नॉर्मली लोग हेल्दी किसे कहते हैं ना, जो थोड़ा सा हैवी वेटेड होता है, हाँ ये तो हेल्दी है कहते हैं ना, नहीं, हेल्दी होने का मतलब ये नहीं होता है। हेल्दी होने का मीनिंग होता है कि आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिजिकली वेल मेंटेन हैं, आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी नहीं चल रही होती है, आपका मन शांत है। अगर नॉर्मली बोलें तो आपका मन शांत है, और साथ ही साथ आप सोशल भी हो। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मैं तो अकेले में ही खुश हूँ या मुझे सोशल नहीं होना है, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप लोगों के बारे में जानते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। तो ये तीनों चीजें जिसके पास होंगी ना, डब्ल्यूएचओ कहता है कि ये तीनों चीजें जिसके पास हैं वही एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि हेल्थ को कैसे डिस्क्राइब किया, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो फिजिकली ठीक है, मेंटली ठीक है, सोशली ठीक है, तो उसे हम बोल देंगे हेल्थ, ठीक है। तो मतलब कि कोई सोशल मेंटल प्रेशर उसमें नहीं है, मगर और ये नहीं सोचता कि अगर मैंने ये काम किया तो लोग क्या कहेंगे, तो वो भी तो एक प्रेशर है ना, वो प्रेशर भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो वो है हेल्दी। तो चलिए जानते हैं, वी हैव हेयर द वर्ड हेल्थ, हमने सुना है हेल्थ वर्ड। अब देखिए इसमें कितने अच्छे से एग्जाम्पल आपको दिया गया है, यूज क्वाइट फ्रीक्वेंटली ऑल अराउंड अस, हम अपने चारों ओर सुनते ही रहते हैं हेल्थ वर्ड, तो हम बहुत बार सुनते हैं, आसपास सुनते ही रहते हैं। तो वी यूज इट आवरसेल्फ as well when we say things like my grandmother's health is not good। तो हम अब खुद भी यूज़ करते हैं ये वर्ड, जैसे कि हम कहते हैं कि आज मेरी ना ग्रैंड मदर की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। अब यहाँ पे और साथ ही साथ दूसरा, आवर टीचर यूज इट व्हेन दे स्कॉल्ड अस सेइंग दिस इज नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड। जब भी आप क्लास में कुछ शैतानी करते होंगे तो आपके टीचर्स आपसे बोलते होंगे कि ये आपका एक हेल्दी एटीट्यूड नहीं है, आप
गलत चीज़ कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। बोलते हैं ना हेल्दी मीनिंग मतलब तो वर्ड तो आता ही रहता है। व्हाट डज द वर्ड हेल्थ मीन? तो अब इस हेल्थ का मीनिंग क्या है? एक हेल्थ आपने यूज़ करा ग्रैंड मदर के लिए, और एक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं क्लास में, टीचर यूज़ कर रहे हैं आपके लिए कि ये हेल्दी एटीट्यूड आपका नहीं है। तो अगर हम हेल्दी बोलें तो अब ग्रैंड मदर का क्या हेल्दी हेल्थ नहीं है? और अगर ग्रैंड मदर की हेल्थ को हम बीमारी से लेते हैं तो फिर टीचर ने हमसे ऐसा क्यों कहा जब हम बात कर रहे थे तो ये हेल्थी एटीट्यूड नहीं है? तो वहाँ पे तो कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ नहीं आई ना। तो चलिए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो इफ़ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम सोचें तो वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज एम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। तो ये एक आइडिया है, मतलब कि ये जो हेल्थ वर्ड है वो हम हमेशा यूज़ करते हैं अच्छे होने से, है ना। मीन्स कि ठीक होना, ये अच्छा नहीं कर रहे हो आप ठीक नहीं कर रहे हैं आप। बोला जा वेल बींग नॉर्मली हाल चाल बोला जाता है ना, वेल बींग वेल या वेल बींग को, तो इससे जोड़ा गया है, बींग वेल से इसको जोड़ा गया है। मीन्स वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बींग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग। तो इफेक्टिव, कहीं पे प्रॉपर काम हो रहा है तो इसलिए उसे, कहीं पे प्रॉपर अगर हो रहा है, प्रॉपर चीज़ें अगर हो रही हैं तो वो हेल्दी है, ठीक है। फॉर आर ग्रैंड मदर, अगर हम ग्रैंड मदर के बेसिस पे बोले, हमने बोला कि वो ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ आज ठीक नहीं है, तो बीइंग है मीन्स नॉर्मली हमारी जो ग्रैंड मदर है, फॉर आर ग्रैंड मदर being able to go out to the market or to visit neighbor is being well। हमारी ग्रैंड मदर के लिए हमारा सोचना हो सकता है, या हमारी ग्रैंड मदर के लिए या जो ग्रैंड मदर हैं उनका ठीक होना मीन्स कि वो मार्केट जा रही हैं, मार्केट जा पा रही हैं और मार्केट जाके सामान ले आ रही हैं, और अपने आस पड़ोस में भी वो जा पा रही हैं, तो ये तो हुआ उनका ठीक होना। एंड नॉट बीइंग एबल टू डू सच थिंग इज पुअर हेल्थ। मीन्स कि अब वो मार्केट नहीं जा पाई आज, या 2-3 दिन से वो मार्केट नहीं जा पा रही है, अपने अगल बगल नहीं जा पा रही है, तो हमने कह दिया कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो बीमार है, ठीक है। मीन्स कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, हमने ये बोल दिया, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, बीइंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचर्स टीचिंग इन द क्लासरूम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड इज कॉल्ड अ हेल्दी एटीट्यूड। तो देखिए, जब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर आपको कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आपके टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रहे हैं ताकि आप दुनिया के बारे में जान सकें, हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में जान सकें, अपने सब्जेक्ट के बारे में जान सकें। जैसे अभी अगर मैं हेल्थ आपको पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो इसका फ़ायदा किसको होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपको होगा, क्योंकि अपनी बॉडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम सबको ही होती है। आज तक हम हेल्दी का मीनिंग यही सोचते थे कि नहीं, अगर कोई थोड़ा सा ज़्यादा वेट वाला बच्चा है, थोड़ा सा ज़्यादा वेट वाला इंसान है, तो ये तो हैवी है हम बोल देते थे, ये तो हेल्दी है हम बोल देते थे। लेकिन आज हमें पता चला कि ये हेल्दी नहीं होता है, इसे हेल्दी नहीं बोला जाता है ना। तो इसका फ़ायदा किसको होगा? अगर ये चैप्टर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका पूरा का पूरा फ़ायदा हमें, हमारी फैमिली को, हमारी सोसाइटी को, हमारी कंट्री को, हमारे वर्ल्ड को ही होगा, है ना। तो वही जब टीचर आपसे कहते हैं, जब आप टीचर की बात ध्यान से सुनते हैं, टीचर भले कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनको ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो तो क्या हो गया? एक हेल्दी एटीट्यूड। अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो फिर वो क्या हो गया? आप उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। तो हेल्थ इज देयरफॉर, जैसे कि ये बोला कि वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड इज कॉल्ड अ हेल्दी एटीट्यूड व्हाइल नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इज कॉल्ड द अपोजिट। तो ठीक, उसका अपोजिट, आप हेल्दी एटीट्यूड आपका नहीं है बोल दिया टीचर ने। हेल्थ इज देयरफॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो हेल्थ को इसलिए क्या कहा गया है? स्टेट ऑफ बीइंग वेल, ठीक होना। किस बेसिस पे? फिजिकली आप अच्छे से काम कर रहे हो, मेंटली आप अच्छे से काम कर रहे हो, एंड सोशली भी आप अच्छे से काम कर रहे हो। आपको सोशल कोई प्रेशर नहीं है, आप मेंटली कोई प्रेशर नहीं ले रहे हो, फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप हेल्दी हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। तो अब देखिए, हेल्थ के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्थी हो, आपको कोई फिजिकल प्रेशर ना हो, आपको कोई मेंटल प्रेशर ना हो, आपको कोई सोशल प्रेशर ना हो, तो उसके लिए क्या मैटर करता है? उसके लिए मैटर करता है अपना पर्सनल कुछ इश्यूज। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो जाती हैं,
हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं, तो पर्सनल इश्यूज़ हो गए, ऐसे कम्युनिटी इश्यूज़ होते हैं। तो ये भी दोनों ही चीज़ें, पर्सनल भी, कम्युनिटी में, भले आप अपनी ही बात कर रहे हो या अपने आसपास 2-4 लोगों की प्रॉब्लम या 8-10 लोगों की प्रॉब्लम या पूरे मोहल्ले की प्रॉब्लम की अगर आप बात कर रहे हो, तो ये दोनों भी रोल प्ले करते हैं किसमें, हेल्थ में। तो चलिए कैसे रोल प्ले करते हैं ये देखते हैं। तो बोल रहे इफ़ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, अगर हेल्थ का मीनिंग है कि आप फिजिकली, मेंटली एंड सोशली ठीक हो, इट कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव एंटायरली ऑन द आवर ओन। तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको कि बहुत मुश्किल होने वाला है, मीन्स कि हम तो हेल्दी हैं ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो दिमाग में चलते ही रहती है, तो इसको अचीव करना किसी एक के लिए थोड़ा मुश्किल ये होने वाला है। तो द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स और देयर एनवायरनमेंट। तो जो हेल्थ है, जितने भी, सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं कर रहे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हैं, उन सारे ऑर्गेनिजम्स की जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से उस सराउंडिंग में, जिस जगह वो रह रहा है और जिस एनवायरनमेंट में या जैसे एनवायरनमेंट में वो रह रहा है। ठीक है, द इन्वायरमेंट इंक्लूड, अब इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, इंक्लूड द फिजिकल इन्वायरमेंट, जो फिजिकल इन्वायरमेंट, सो फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इज एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज। तो हेल्थ एक रिस्क में है, जब अगर साइक्लोन आ गया तो बहुत तरीके से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी। चक्रवात, तूफान अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, जो छोटे छोटे बस्तियों में रहते हैं लोगों के घर उजड़ जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, खाना नहीं मिलेगा लोगों को, एक माइग्रेशन करना पड़ेगा, तो हेल्थ नहीं इफेक्ट होगी उससे, हेल्थ भी तो इफेक्ट होगी ना। तो वही आपको बताया जा रहा है। बट इवन मोर इम्पोर्टेंटली ह्यूमन बीइंग लिव इन द सोसाइटी। अब आप ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि मुझे तो सोसाइटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन हम रहते तो सोसाइटी में ही है ना। तो वही आपसे बोला गया है, सबसे ज़्यादा जरूरी ये कि ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सोसाइटी, अकेला रह ही नहीं सकता है, सोसाइटी में ही रह सकते हैं हम लोग। आवर सोशल एनवायरनमेंट देयरफॉर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ। तो यहाँ पे को जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा, किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा सोशल एनवायरनमेंट। क्योंकि बहुत बार हम सोशल या सोशली सोच के ही अपना माइंड को प्रॉब्लम में ले आते हैं या मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वी लिव इन विलेज। अब देखिए, हम गांव में रहते हैं, हम टाउन्स में रहते हैं, मीन्स कि हम शहरों में रह रहे हैं, सिटीज़ में रह रहे हैं, तो कस्बों में रह रहे हैं, कहीं पे भी हम रह रहे हैं। इन सच प्लेसेस इवन आर फिजिकल इन्वायरमेंट इज डिसाइडेड बाय आर सोशल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे को जो फिजिकल इन्वायरमेंट होगा ना, वो डिसाइड करेगा हमारे सोशल इन्वायरमेंट को। जैसे कंसिडर व्हाट वुड हैपन इफ नो एजेंसी इज इंश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज। इंश्योरिंग मीन सुनिश्चित करना। देखिए, आप एक जगह पे रह रहे हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, सोचिए अगर ऐसा हो, क्या होगा जब कोई भी एजेंसी, कोई भी ये नहीं देखने आ रहा है आपके आसपास, ये सुनिश्चित नहीं कर रहा है कि कूड़ा जमा जो हुआ है उसको डिस्पोज किया या नहीं किया, कूड़ा इधर उधर फैला तो नहीं है, तो ये कोई देखने नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने सोचना है कि आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा बिखरा हुआ है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन कोई इस चीज़ को नहीं देखना चाह रहा है कि वो कलेक्ट करके दूसरी जगह डिस्पोजल के लिए गया है या नहीं गया। ठीक है, और दूसरा, व्हाट वुड हैपन इफ नो वन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लियरिंग द ड्रेन्स एंड इंश्योरिंग दैट वाटर डज नॉट कलेक्ट इन द स्ट्रीट और ओपन स्पेसेस। और दूसरा ये सोचिए कि ये तो हुई कूड़े की बात, दूसरा ये सोचिए कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। ड्रेन्स मीन्स नालियाँ, नालियों में रुका हुआ पानी है, नालियों में जो पानी है और वो पानी साफ नहीं है, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि नाली साफ करें उसमें, और कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि पानी स्ट्रीट में, गलियों में या जो खुले हुए जो गड्ढे हैं या खुली हुई जो जगह है वहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी एजेंसी, मीन्स गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, आप, आपके पड़ोसी, कोई इस चीज़ की सुध बुध नहीं ले रहे। तो क्या होगा, तो क्या ऐसी जगह में रहने से हम हेल्दी हो पाएंगे? क्या हम मेंटली प्रॉपरली काम कर पाएंगे? कितनी गंदी स्मेल आएगी आप सोचिए, अगर चारों तरफ कूड़ा कूड़ा बिखरा हो तो स्मेल कितनी गंदी आएगी। तो उस स्मेल से ही हम कुछ सोच नहीं पाएंगे। साथ ही साथ स्मेल तो जो भी है, साथ में कौन कौन आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, वो करेंगे बीमार हमें, है ना। और फिर साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आएंगी। तो ना ही हम फिजिकली, ना ही हम मेंटली, और
इसमें सोशल कैसे हो गया पता है, क्योंकि हम लोग कोई बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे, तो हम सोशल है ही नहीं, इसका मीन तो ना मेंटली ठीक है हम, ना सोशली हम ठीक हैं, और ना ही फिजिकली हम ठीक है। ठीक है, तो हम हेल्दी तो बिल्कुल नहीं हो सकते अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। So, if there is a great deal of garbage thrown in our street, or if there is open drain water lying standing around where we live, अगर बहुत ज़्यादा गार्बेज, सोचे चारों तरफ हमारे चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है, और नालियाँ खुली हुई हैं, पानी रुका हुआ है जगह जगह जहाँ हम रहते हैं, और बिल्कुल नालियाँ भरी हुई हैं, कूड़े से नालियाँ भी भरी हुई हैं, तो बोल रहे हैं कि द पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ इंक्रीजेस। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे को हमारी पुअर हेल्थ होगा ही होगा, हम नहीं कर पाएंगे कोई भी काम। देयरफॉर पब्लिक क्लीननेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो पब्लिक क्लीननेस बहुत ज़रूरी है, हमारे हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है कि हम साफ रखें, साफ सफाई का ध्यान दें। अब ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा किसी एजेंसी पे ही डिपेंड रहें, हम डिपेंड रहें कि नहीं गवर्नमेंट के लोग आएंगे वो सफाई करके जाएंगे। क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें जैसे डस्टबिन होते हैं, जगह जगह पे डस्टबिन लगे हुए हैं, तो हम कूड़ा क्यों नहीं डालते डस्टबिन में? हमारी आदत क्या है ना, डस्टबिन, इतना बड़ा डस्टबिन नगर पालिका रख के रखती है, उसके बावजूद भी नीचे कूड़ा फेंक के जाते हैं, डस्टबिन के अगल बगल कूड़ा फेंकते हैं, और डस्टबिन रहता है खाली। तो कुछ जो आदतें हैं हमारी ख़राब है, हमें सोशल होना पड़ेगा, हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए सोचना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम फिज़िकली, मेंटली, सोशली ठीक रहें, तो हमें भी साफ़ सफाई पे ध्यान रखना पड़ेगा, हमें हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर हम ठीक होंगे, हम ऐसा करेंगे, तो हमें देख के और लोग भी आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो भी क्या होंगे, मोटिवेट होंगे कि हाँ हमें भी करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। हम ठीक हैं, हमारी फैमिली ठीक रहेगी, हमारा मोहल्ला ठीक रहेगा, हमारी सिटी ठीक रहेगी, हमारी कंट्री ठीक रहेगी, है ना। तो बीमारियों का परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगा, हम हेल्दी हो जाएंगे, हेल्दी कहलाएंगे, हेल्दी होने की तरफ एक स्टेप हमारा आगे बढ़ जाएगा। तो हमें भी क्या करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट व्हाट प्रोविजन आर मेड बाय योर लोकल अथॉरिटी, जैसे पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो आप जान सकते हो कि आपके आसपास, आप अगर पंचायत वाला आपका है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर पालिका में आते हैं, आप ग्रामीण एरिया में आते हैं, तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी जो लोकल अथॉरिटी है ना, ये पंचायत और म्यूनिसिपल, ये क्या करते हैं, आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिए क्या इनका प्रोविज़न है, वो आप जानने की कोशिश कीजिए। आर ऑल द पीपल इन योर लोकेलिटी एबल टू एसेस दिस। तो क्या आपके सभी लोगों की पहुंच है इस साफ पानी तक, इनकी जो भी चीज़ें वो हमें पहुंचा रहे हैं, जो भी चीज़ें जो देते हैं, क्या सब तक वो पहुंच रहा है? क्या जितने भी लोग हैं आपके आसपास, क्या सब तक ये सुविधा पहुंच रही है? तो इसे जानने की आपने कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया गया है, फाइंड आउट हाउ योर लोकल अथॉरिटी मैनेज द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन योर नेबरहुड। आपके आसपास में जो सॉलिड वेस्ट यानी कि जो कूड़ा जो जनरेट हुआ है, उसे आपकी लोकल अथॉरिटी, भले ही पंचायत है या म्यूनिसिपल है, वो कैसे मैनेज करती है, क्या करती है, उस कूड़े को वो कहाँ लेके जाती है, या क्या कैसे वो मैनेज करती हैं, कितने दिनों बाद वो लेके जाती है, कितने दिन तक रोज़ सफाई होती है नहीं होती है, ये सारी चीज़ें भी आपने फाइंड आउट करनी है। आर दीज मेजर एडिक्वेट, और जो वो करते हैं, इसका एडिक्वेट का मीनिंग क्या होता है, पर्याप्त। क्या वो जो यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड वो यूज़ कर रहे हैं, क्या वो पर्याप्त है सफाई के लिए? इफ़ नॉट, व्हाट इम्प्रूवमेंट वुड यू सजेस्ट? अगर आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा, मीन्स कि प्रॉपरली काम नहीं हो रहा है, तो आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या क्या इम्प्रूवमेंट आप सजेस्ट कर सकते हैं उनको? व्हाट कुड योर फैमिली डू टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग अ डे एंड वीक? आपकी खुद की फैमिली क्या करती है अगर एक हफ्ते का जमा जो कूड़ा है, जो सॉलिड वेस्ट है, उसके लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसे कम करने के लिए आपकी फैमिली क्या करती है, या एक दिन का जो कूड़ा है उसके लिए वो क्या करते हैं? ठीक है, ये एक्टिविटी आपने करनी है बेटा, ये तो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लोकल एरिया की बात है, आपके घर की बात है, तो आप ही इसे कर सकते हो, है ना। तो वी नीड फूड फॉर हेल्थ, हमें पता है कि हमें हेल्थ के लिए खाना तो चाहिए ही चाहिए, एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्न बाय डूइंग वर्क। अब देखिए, अब ये खाना हमें कहाँ से मिलेगा, हम कुछ काम करेंगे तभी तो हमें, अब देखो मनी हमें मिलेगी,
तो उसके लिए अब क्या करना है, अगर हमें प्रॉपर हेल्थ चाहिए तो प्रॉपर हेल्थ के लिए हमने पढ़ा कि हमें फूड चाहिए, और खाना हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम काम मीन्स कि हमारी फैमिली में कोई मेंबर काम कर रहे होंगे, हम तो जैसे आप तो नहीं कर सकते हो क्योंकि आप तो स्टडी कर रहे हो, तो आप अर्निंग नहीं कर सकते, तो हमारे बड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं, उनकी जो अर्निंग होती है उससे वो हम सामान खरीदते हैं खाने का और हमें खाना मिलता है ना। तो फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल। अब काम करना है, हमें अर्निंग चाहिए, तो उसके लिए काम भी तो होना चाहिए ना। तो यही बोल रहा है कि उसके लिए हमें क्या चाहिए, वर्क करने के लिए वर्क भी तो अवेलेबल होना चाहिए, और वर्क अवेलेबल होगा तो गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड जॉब आर देयरफॉर नीडेड फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन और जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ अच्छी हो। ठीक है, खाना क्योंकि हमने अल्टीमेट बोल दिया कि खाना ज़रूरी है ही है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंडिविजुअल हेल्थ के लिए अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन और जॉब चाहिए, अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन है और जॉब चाहिए। ठीक है, तो वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। हमें ज़रूरत है, अगर हम खुश हैं, अगर हमें खुश रहना है, वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। अगर हम चाहते हैं कि हम ट्रूली हेल्दी हों, हम हेल्दी हों, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अंदर से खुश हों। हम खुश हों, ये नहीं कि हम दिखाने के लिए खुश हो रहे हैं। तो अब हम अंदर से खुश कैसे होंगे, जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, हमारे पास अच्छी जॉब होगी, और अच्छी जॉब होगी तो हम प्रॉपरली फूड खाना भी खा पा रहे हैं, है ना, तो हम खुश होंगे ना। वो 3 कंडीशन या ये 2-3 कंडीशन जो है, इसी से एक खुशी तो हमें इसी से मिल रही है कि हाँ चलो ठीक है, हमें प्रॉपर खाना तो एटलीस्ट मिल रहा है, हमारे पास प्रॉपर वर्क है, हम अच्छी जॉब कर रहे हैं तो हमें खाना मिल रहा है ना। तो एंड इफ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड आर एफरेट ऑफ ईच अदर, अगर हम एक दूसरे को मिसट्रीट करेंगे, अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे और एक दूसरे से डरेंगे, तो वी कैन नॉट बी हैप्पी और हेल्दी। हम ना ही खुश हो सकते हैं, ना ही हम हेल्दी हो सकते हैं। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो जो सोशल इक्वलिटी है ना, हमें ये नहीं देखना कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये किसी को नहीं देखना चाहिए, या वो गरीब है मैं अमीर हूँ, या मैं ठीक ठाक हूँ, इस तरीके से सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। और साथ ही साथ हार्मोनी मीन्स सामंजस्य, एक दूसरे के साथ मिल के हमें काम करना चाहिए, ये जरूरी है इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपको खुशी होगी, और जिसकी हेल्प कर रखी है वो खुश होगा, है ना, तो दोनों ही खुश होंगे। तो एक हेल्दी बनने की तरफ एक स्टेप हमने बढ़ाया ना। वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर सच एग्जाम्पल्स, हम ऐसे ही अदर एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं, ऑफ कनेक्शन बिटवीन कम्युनिटी इशू एंड इंडिविजुअल हेल्थ। जो कि कनेक्शन है, कम्युनिटी इश्यूज भी चल रहे हैं, यानी कि हमने कहा कि इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी वो होना चाहिए, खाना भी अच्छा मिलना चाहिए, कम्युनिटी इशू है ये, साथ ही साथ उसको हमने इंडिविजुअल हेल्थ से जोड़ा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है कम्युनिटी इश्यूज के साथ, जिसको हम एक इंडिविजुअल की हेल्थ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। अब हेल्दी होना क्या है और डिजीज फ्री होना क्या है, इसके बारे में जानते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है उसको हम जानते हैं। ठीक है, इफ दिस इज व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज। अगर इतनी सारी चीजों का मीनिंग था हमारा हेल्थ से रिलेटेड हम बात कर रहे थे, तो फिर अब डिजीज का मतलब क्या है, बीमारी का मतलब क्या है। हेल्थ का मतलब अगर हमने बोल दिया कि आप फिजिकली ठीक हो, आप मेंटली ठीक हो, आप सोशली ठीक हो, तो आप हेल्दी हो, हमने ये कहा। पर अब उसका क्या करें, डिजीज का क्या करें, डिजीज को आप कैसे डिफाइन करेंगे, डिजीज क्या होती है आप कैसे बताएंगे। तो चलिए इसको भी जानते हैं। द वर्ड इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो ये वर्ड खुद को ही एक्सप्लेन कर रहा है। वी कैन थिंक ऑफ इट एज डिजीज। डिज का मीन्स क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था डिजीज का मीन क्या होता है, अनकंफर्टेबल फील करना, हम अच्छा नहीं फील कर रहे, हमारी बॉडी नहीं अच्छा फील कर रही है, हम प्रॉब्लम में हैं, हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम पेन में हैं, तो वो क्या हो गया, एक डिजीज हो गई ना। यानी कि डिस मीन्स विदाउट, ईज मीन्स कंफर्ट, तो बिना कंफर्ट, हमें कंफर्ट नहीं हो रहा है, हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो वी थिंक ऑफ इट एज डिजीज। डिस्टर्ब ईज, यानी कि डिस्टर्ब हो रहा है, हम कंफर्टेबल, हमारा जो कंफर्ट लेवल है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसे हमने डिजीज बोल दिया। डिजीज इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल। डिजीज
का मतलब अगर हम बोले दूसरे वर्ड में, लिटरली इसका मीनिंग होता है कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो. हाउएवर द वर्ड इज यूज इन मोर लिमिटेड मीनिंग. हालांकि ये वर्ड जो यूज किया है लिमिटेड मीनिंग के साथ यूज किया गया है. वी टॉक ऑफ डिजीज व्हेन वी कैन फाइंड अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज फॉर डिस्कम्फर्ट. तो हम डिजीज के बारे में बात करते हैं या डिजीज हम कहते हैं तब हम बात करते हैं जब हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर हमारे डिस्कम्फर्ट होने का, हमें अच्छा नहीं फील होने का एक पर्टिकुलर कॉज, हमें एक स्पेसिफिक और एक पर्टिकुलर कॉज हमें पता होता है. दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज. इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो हमें फाइनल कॉज, एब्सोल्यूट फाइनल कॉज पता होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है. ठीक है, वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया. हम ये कह सकते हैं कि जैसे वो कोई है उसको डायरिया हो गया है, विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज कॉज द लूज मोशन. हमें ये नहीं पता कि उसे किस वजह से हुआ है, लेकिन हमें पता है कि वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है और उस डिस्कम्फर्ट का फील करने का रीजन क्या है, डायरिया. उसे डायरिया हो गया, लेकिन उस डायरिया का रीजन हमें नहीं पता है, लेकिन डायरिया से क्या हो रहा है, उसे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, यानी कि वो बीमार हो रहा है, हमें ये पता है. ठीक है, ये है इसका मतलब. तो आगे चलिए बढ़ते हैं. We can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. हम ये easily देख सकते हैं कि ऐसा भी possible है कि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है बिना किसी बीमारी के. मीन्स कि पर्टिकुलर कोई डिजीज है नहीं हमें, फिर भी हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम हेल्दी नहीं हैं, हम पुअर हेल्थ के शिकार हो चुके हैं. सिंपली नॉट बीइंग डिजीज इज नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी. अब देखिए हम मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि डिजीज फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि हेल्दी है. मीन्स कि कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हेल्दी है. ठीक है, वही आपको बताया जा रहा है कि सिंपली नॉट बीइंग डिजीज, बीमारी नहीं है, आप बीमार नहीं हो, इज नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी. ये हेल्दी हो आप ऐसा नहीं कह सकते हो. आप बीमार नहीं हो तो हो सकता है कोई मेंटल प्रेशर है आपको, हो सकता है कोई फिजिकल प्रेशर है आपको, हो सकता है सोशल प्रेशर है, लेकिन अगर ये तीनों नहीं है तो तब आप हेल्दी हो. ठीक है, मीन्स अगर हम बोलें तो एक हेल्दी पर्सन डिजीज फ्री, एक हेल्दी पर्सन को हम डिजीज फ्री बोल सकते हैं, लेकिन एक डिजीज फ्री पर्सन को आप हमेशा हेल्दी नहीं बोल सकते हो. ठीक है, तो ये यहाँ पे को इसका मीनिंग है. तो गुड हेल्थ फॉर अ डांसर. अब देखिए एग्जाम्पल आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया गया है. Good health for a dancer may mean being able to stretch his body into different but graceful position. अब एक डांसर के लिए, एक डांसर है उसके लिए अच्छी हेल्थ का मीनिंग क्या हो सकता है, उसके लिए अच्छी हेल्थ का मीनिंग होगा कि वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से स्ट्रेच करे, और स्ट्रेच कुछ इस तरीके से करे कि पोजीशन जो उसकी हो वो क्या हो, मीन्स कि स्ट्रेच वो बहुत डिफिकल्ट कर रही है, मीन्स कि मूव जो उसके हैं बहुत डिफिकल्ट वो कर रहा है, कर रही है, लेकिन जो पोजीशन हो वो बहुत ग्रेसफुल हो. वो यही तो चाहेगा, यही तो उसके लिए गुड हेल्थ हुआ. ऑन द अदर हैंड गुड हेल्थ फॉर अ म्यूजिशियन में मीन हैविंग इनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी इन हिज हर लंग्स टू कंट्रोल द नोट्स फ्रॉम हिज हर फ्लूइड. तो अब एक सिंगर है या म्यूजिशियन है, एक म्यूजिशियन के लिए क्या होगा कि उसकी ब्रीथिंग कैपेसिटी क्या हो, लंबी हो, मतलब कि वो सांस लंबी छोड़ सके और लंबी ले सके, जिससे कि वो आसानी से बजा सके, है ना, या उसके नोट्स वो बहुत हाई लगा सके. तो ये उसके लिए गुड हेल्थ का होना हो गया. टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ. रियल हेल्थ के लिए हमारे अंदर हम में क्या पोटेंशियल है, हम क्या कर सकते हैं, या हमारे अंदर क्या यूनिक क्वालिटी है. जैसे होता है ना, बहुत सारे बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लग पाता है, बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं. उनमें से कुछ होते हैं जो कि गाते बहुत अच्छा हैं, कुछ होते हैं जो कि बहुत अच्छा डांस करते हैं. तो सबके पास कुछ ना कुछ, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी ना हो. हर एक इंसान के पास, भले ही वो पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, भले ही वो कैसा ही हो, हर किसी के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी उसके पास होती है. लेकिन ज़रूरत है क्या, उसे पहचानने की. हमें उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है कि हम में क्या पोटेंशियल है, हमें क्या करके, कौन सा काम हम करते हैं कि हमें खुशी मिलती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको करने से हम अंदर से खुश रहते हैं और हम वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, पूरा मन लगा के वो काम हम करते हैं. तो वो हमारी एक यूनिक पोटेंशियल, यूनिक क्वालिटी होती है. तो वही, और ये होना, खुद को जानना, सबसे पहली बात खुद को जानना हमारी
हमारी खुशी किस में है, हमारे पास कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसको हम दुनिया को दिखा सकते हैं, उसे जानना एक रियल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. So we can be in poor health without there being a simple cause in the form of an identifiable disease. तो हम कह सकते हैं कि हम बिना किसी बीमारी को पहचाने भी हम एक पुअर हेल्थ में हो सकते हैं. ठीक है, मतलब हमें पता ही नहीं है कि हम बीमार हैं. दिस इज द रीजन वाई वी थिंक अबाउट हेल्थ, वी थिंक अबाउट सोसाइटी एंड कम्युनिटी. ये हो सकता है, ये क्यों हो रहा है, हमें बीमारी तो नहीं है लेकिन फिर भी हम हेल्दी नहीं है, ऐसा क्यों हो सकता है, क्यों, क्योंकि दिस इज द रीजन वाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ, हम जब हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी में समुदाय, हमारे समुदाय के बारे में हम सोचते हैं कि अरे वो क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी. तो ये क्या करते हैं. ऑन द अदर हैंड When we think about disease, we think about individual suffers. मतलब जब आप हेल्थ के बारे में सोचते हो तो हम हेल्थ को जब हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, हेल्थ को जब हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हम बात करते हैं कम्युनिटी की, हम बात करते हैं हमारी सोसाइटी की. लेकिन जब आप किसी बीमारी की बात करोगे ना, किसी इंडिविजुअल को ही याद करोगे, अच्छा उसे ये बीमारी हुई है, उसे ये बीमारी हुई थी, उसे भी ये हुआ था, मुझे भी ये हुआ था, तो हम एक इंडिविजुअल की बात इसमें हम करते हैं. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. टर्न योर पेज 178. तो यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चंस आ गए. स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. अभी हमने पढ़ा है लास्ट पेज में. अगर आप रिवाइज करेंगे या आपने ध्यान से सुना होगा तो आप लोगों ने आंसर बता भी दिया होगा. स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज. ऐसी 2 कौन सी कंडीशन है जो कि डिजीज फ्री होने के लिए जरूरी है, ये भी आपको आता है. आर द आंसर टू द अबव क्वेश्चन नेसेसरली द सेम और डिफरेंट एंड व्हाई. आपको लगता है कि इन दोनों के आंसर जो है वो सेम होने चाहिए या सेम है, और हैं येस तो क्यों, नो तो क्यों. ठीक है, दोनों का ही रीजन आपने बताना है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज एंड इट्स कॉजेज. बीमारी और बीमारी का रीजन. अब हमने ये स्टार्ट करना है. तो बोल रहा है व्हाट डज डिजीज लुक लाइक. कैसी दिखती होगी बीमारी, होता क्या है बीमार में. अगर कोई बीमार है तो हम उसे बीमार क्यों कहते हैं, किस बेसिस पे हम उसे बीमार कहते हैं, कैसे कहेंगे कि वो आपकी उसे बीमार है वो. तो चलिए जानते हैं. देखिए, लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीज. अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बीमारी के बारे में जानने के लिए. इन द फर्स्ट प्लेस, एक जगह, हाउ डू वी नो दैट देयर इज अ डिजीज. हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे बीमारी है. इन अदर वर्ड, हाउ डू वी नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी. हम कैसे जानेंगे कि हमारी बॉडी में कुछ गलत चल रहा है, क्योंकि इंटरनल काम हो रहा है बॉडी में ना, हमें तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है. तो देयर आर मैनी टिश्यूज इन द बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज हैं. एज वी हैव सीन इन चैप्टर 6. चैप्टर 6 में हम पढ़ के आ चुके हैं. हमारी बॉडी में परमानेंट टिश्यूज हैं. हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यूज के भी हमने कितने सारे पार्ट्स पढ़े थे ना. तो बहुत सारे टिश्यूज, बहुत सारे सेल्स के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं. दीज टिश्यूज मेक अस फिजियोलॉजिकल, मेक्स अप फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ऑर्गन, सारे मतलब फिजियोलॉजिकल सिस्टम हमारे बनाते हैं. यही टिश्यू होते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो कि बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग की तरफ आगे बढ़ाते हैं. ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम हैज स्पेसिफिक ऑर्गन एज इट्स पार्ट. तो हर एक ऑर्गन सिस्टम के पास उसका एक स्पेसिफिक ऑर्गन है उसके पार्ट में, जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग में उसे हेल्प करता है. ठीक है, एंड इट हैज पर्टिकुलर फंक्शन. उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है. ठीक है, उस स्पेसिफिक ऑर्गन, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, फिर वो डाइजेस्ट करेगा खाने को, है ना. रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. तो ऐसे ही जैसे किडनी है, किडनी का काम है फिल्ट्रेशन का. हार्ट का काम है हार्ट बीट होने का, ब्लड को पंप करने का, है ना. तो उनका प्रॉपर या पर्टिकुलर फंक्शन है. सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज द स्टमक. डाइजेस्टिव सिस्टम के पास क्या है, स्टमक है, एंड इंटेस्टाइन है, एंड इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड टेकन इन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. तो ये क्या करता है, जो भी खाना हम बाहर से खा रहे हैं उसे डाइजेस्ट करने में ये हमें हेल्प करता है. द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है विच इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स. जो कि किससे मिलके बना हुआ है, बोन्स और मसल्स भी है ना हमारी बॉडी में और बोन्स भी हैं. तो ये क्या करता है,
होल्ड्स द बॉडी पार्ट्स टुगेदर एंड हेल्प द बॉडी मूव, बॉडी के पार्ट्स को होल्ड करके रखता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में, बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। सपोज कीजिए अगर ये होल्ड करके नहीं लगता तो हम तो जैसे ही चलने की कोशिश करते हमारे ऑर्गन गिर रहे होते, हमारे हाथ एक जगह गिर रहा होता, पैर एक जगह गिर रहा होता है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी का सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, सोच समझ के बना हुआ हम कह सकते हैं। मतलब गॉड ने बहुत अच्छे से क्रिएट ह्यूमन बीइंग को किया है या किसी भी एनिमल को किया है। जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो बॉडी ऑर्गन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। हम इजीली फंक्शन कर पाते हैं, हम इजीली खा पा रहे हैं, हम इजीली चल पाते हैं, इजीली दौड़ रहे हैं। अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं होता बॉडी के अंदर के, अगर हम दौड़ते तो फिर जो ऑर्गन है वो अलग अलग नहीं हो जाते। हार्ट कहीं और, हार्ट स्टमक के पास पहुंच जाता गिर के, किडनी और कहीं साइड में चली जाती है, ऐसा भी तो हो सकता था ना, ब्रेन गिर जाता नीचे। ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो बहुत अच्छे से डिजाइन है हमारी बॉडी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन देयर इज अ डिजीज, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, अगर वहां पे एक प्रॉब्लम है, आइदर द फंक्शनिंग और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी कहीं पे कोई बीमारी है या हमें लगेगा कि बीमारी है, तो या यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फंक्शनिंग है, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो और ज़्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है। जैसे दीज चेंजेस गिव, मतलब कि बॉडी में आपको लगेगा कि प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा है, मुझे नहीं अच्छा फील हो रहा है, तो वो डिजीज हो सकती है, ठीक है। दीज चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइन ऑफ द डिजीज। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया सिम्टम, दूसरा वर्ड आया साइन, ठीक है। तो सिम्टम्स अलग होता है और साइन अलग होते हैं, ठीक है। तो देखिए जानते हैं, चलिए ये क्या है। तो बोल रहा है कि दीज चेंज गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइन ऑफ द डिजीज। ये सिम्टम देते हैं और साइन भी, डिजीज का साइन, हाँ इस बीमारी की वजह से ये होता है, ये बताएगा। और सिम्टम होता है कि खाली सिम्टम्स होना, जैसे कि चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया गया होगा। सिम्टम ऑफ डिजीज आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। हमें फील होता है कि कुछ अच्छा नहीं, हमें अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो वो सिम्टम है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ डिजीज are the things we feel as being wrong, so we have a headache। जैसे हमें हो रहा है सिर दर्द, we have a cough, हमें सर्दी जुकाम खांसी हो रही है। वी हैव लूज मोशन, लूज मोशन हो गए। वी हैव अ वाउंड विथ पस, घाव हुआ है उसमें पस फेल हो गया है। दीज आर ऑल सिम्टम, ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। दीज इंडिकेट दैट देयर मे बी अ डिजीज, ये बताएंगे कि शायद कोई बीमारी हो सकती है जिससे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो किसी बीमारी की वजह से ही हो रहा हो, ठीक है। बट दे डोंट इंडिकेट व्हाट द डिजीज इज, वो ये इंडिकेट नहीं करते कि कौन सी बीमारी है। सिम्टम्स सिर्फ बताते हैं कि शायद हो सकता है, ठीक है। लेकिन साइन एक्चुअल में बताता है, साइन होता है डिजीज का जो एक्चुअल साइन, हाँ मुझे तो इसके साइन ऐसे दिख रहे हैं, वो होता है, ठीक है। और सिम्टम नॉर्मली लक्षण उन्हें कहा जाता है। तो सिम्टम सिर्फ इंडिकेट, मतलब हम सिर्फ सोच सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, कहीं इससे तो नहीं हो रहा, ये हमारे सिर दर्द हो रहा है कहीं इससे तो नहीं हो रहा है ना। तो वो बोल रहा है बट दे डोंट इंडिकेट द डिजीज इज, फॉर एग्जाम्पल अ हेडेक, जो हेडेक हो रहा है, सिर दर्द अगर हो रहा है, मे मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस। तो मतलब कि अगर आपके सिर दर्द हो रहा है तो वो हो सकता है कि आपका एग्जाम आने वाले हैं, आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि मैं कैसे पढूं, कैसा टाइम टेबल बनाऊं, उस स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। और बहुत रेयरली दो केसेस यहाँ पे को आपको दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। एक तो आपसे कहा गया कि आप स्ट्रेस ले रहे हो उस वजह से हो रहा है, दूसरा आपसे कहा गया कि और वेरी रेयरली इट मे बी मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक दिमागी बीमार होता है, ठीक है, बीमार हो जाते हैं हम, उस एक बीमारी है। और एनी वन ऑफ द डजन डिफरेंट डिजीजेस, और शायद दर्जनों की संख्या में बीमारियों का हो सकता है। लेकिन हेडेक का मतलब सीधे ये तो नहीं बोल देंगे आपके यहाँ सिर दर्द हो रहा है तो आप ये तो नहीं बोल दोगे ना मुझे मेनिंजाइटिस हो गया है, मुझे माइग्रेन हो गया है, मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया, आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। क्योंकि हेडेक के बहुत सारे, हेडेक एक सिम्टम है, हेडेक एक स्ट्रेस का सिम्टम हो सकता है, आप परेशानी में हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो सकता है। और बहुत रेयर केस है कि मेनिंजाइटिस है, तो वो सिम्टम है, ठीक है।
और साइन क्या होते हैं? साइन ऑफ डिजीज आर व्हाट फिजिशियन विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। अब साइन होते हैं वो जो सिम्टम्स के बेसिस पे फिजिशियन, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सिम्टम्स के बेसिस पे फिजिशियन उसको एग्जामिन करेंगे, डॉक्टर उन्हें एग्जामिन करेंगे। साइन विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। तो जो साइन होते हैं वो थोड़ा बहुत इंडिकेशन देते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए। फिजिशियन विल ऑल्सो गेट, उसके बावजूद, साइन होने के बावजूद भी फिजिशियन क्या करते हैं? लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट आपका कर दिया, अलग अलग टाइप से ब्लड टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं है, वो प्रॉब्लम तो नहीं है ना, टू पिन पॉइंट द डिजीज फर्दर, तो ताकि डिजीज को वो आगे जान सके या डिजीज के बारे में वो जान सके। तो ये था, ये हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पढ़ी सिम्टम एंड साइन के बारे में। सिम्टम होना जरूरी नहीं है कि आपको बीमारी है या आप जिस बीमारी के बारे में सोच रहे हो वही है, ठीक है, उसके अदर रीजन भी हो सकते हैं, जबकि साइन थोड़ा बहुत आइडिया देता है कि हाँ शायद ये हो रहा है या ये प्रॉब्लम। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, चैप्टर हमने स्टार्ट किया। इसमें हमने क्या बात करी? हमने हेल्थ और डिजीज़ की हमने बात करी। हेल्थ में जहाँ हमने कहा कि अगर आप किसी को हेल्दी कहते हैं तो उसका मीनिंग है कि वो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल बीइंग है, ठीक है, वो ठीक है, तो आप उसे हेल्दी बोलेंगे। दूसरा, डिजीज़ की हमने बात करी। डिजीज़ का मतलब किसी बॉडी पार्ट का प्रॉपर फंक्शन ना करना, हम उसे डिजीज़ कह सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो डिजीज़ फ्री है वो हेल्दी भी है, ठीक है। और हमने पढ़ा कि कैसे हमारी हेल्थ कम्युनिटी से जुड़ी हुई है, कैसे इंटरकनेक्टेड हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, कैसे हार्ट, किडनी, माइंड सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो पढ़ी, ठीक है। हमने पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज़ के बारे में जाना। हमने कहा कि पर्सनल जो इश्यूज़ हैं, कम्युनिटी जो इशू है, वो भी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारा सराउंडिंग साफ है या नहीं है, हम कितनी हाइजीनिक प्लेस में रह रहे हैं, हम किस तरीके का खाना खा रहे हैं, हमने ये पढ़ा। और साथ ही साथ हमने कंडीशन पढ़ी हेल्दी होने के लिए या डिजीज फ्री होने के लिए। हमने पढ़ा कि अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉपर फूड होना चाहिए, और अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन और प्रॉपर फूड तब होगा जब प्रॉपर काम होगा, मीन्स कि करने के लिए काम होगा। हम कोई जॉब कर रहे होंगे या हमारा कोई अपना बिजनेस है, हम कुछ कर रहे हैं तो अर्निंग हो रही है, अर्निंग होगी तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, और इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छी है तो हम प्रॉपर खाना खा पाएंगे, प्रॉपर चीज़ें खा रहे हैं हम, है ना, ये पढ़ा। फिर हमने डिजीज़ फ्री होना और हेल्दी होना पढ़ा। हेल्दी होना हमें पता है, और डिजीज़ फ्री होना क्या है कि हमें कोई प्रॉब्लम, मतलब कि हमें बॉडी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, हम अनकंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने जाना डिजीज एंड इट्स कॉजेज, तो हमने अभी नहीं पढ़े, हमने थोड़ा बहुत डिजीज के बारे में जाना, और इसमें साइन एंड सिम्टम की हमने बात करी। सिम्टम एक हो सकता है कि वो ऐसे ही हो रहा हो, मतलब कि सिम्टम्स, बहुत सारी बीमारियों के सिम्टम्स सेम होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको बीमारी ही है, ठीक है। साइन थोड़ा बहुत इंडिकेट करता है एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए, उसके बावजूद भी फिजिशियन के पास अगर आप जाएंगे तो वो आपका ब्लड टेस्ट या लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह करेंगे, ताकि वो श्योर हो सके कि हाँ शायद यही बीमारी आपको हो या यही प्रॉब्लम आपको है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस के बारे में जानेंगे, जो थोड़े टाइम तक रहती हैं और लंबे टाइम तक जो बीमारियां रहते हैं उनके बारे में, और उससे आगे का हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, और जो समझ में नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे।